गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कशन करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया होता क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं, किस तरीके से बॉडी में दिखाई देगा और इसका मैनेज कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, एनीमिया एनीमिया जो है ब्लड डिसऑर्डर है। और ब्लड डिसऑर्डर में क्या होता है, आरबीसीज जो इसमें आरबीसी की जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। अब आरबीसी की मात्रा कम होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आरबीसी में एक फंक्शनल पार्ट होता है या फंक्शनल कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसकी संख्या कम हो जाती है। आरबीसीज कम होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होगी। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी की जो सेल्स है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। कैसे करता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है बॉडी में वो भी कम होना शुरू हो जाएगी अगर उसकी कमी के कारण से। तो ये होता है एनीमिया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ग्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे पता लगेगा कि एनीमिया वाली कंडीशन कौन सी है। तो WHO ने कुछ ग्रेडिंग की है अकॉर्डिंग टू द एनीमिया, अकॉर्डिंग टू द हीमोग्लोबिन लेवल। फर्स्ट थिंग, अगर हीमोग्लोबिन लेवल अगर 10 या 10 से ज़्यादा है, 10 ग्राम पर DL से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को इसने WHO ने माना है कि माइल्ड टाइप का एनीमिया है। 7 से 10 तक अगर 7 to 10 ग्राम पर DL अगर हीमोग्लोबिन है तो वो है मॉडरेट, और अगर 7 से कम है तो वो कंडीशन है सीवियर एनीमिया। इसके बाद एक ग्रेडिंग की गई, क्लिनिकल ग्रेडिंग, क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर एक ग्रेडिंग की गई। स्पेसिफिक एक सिम्टम होता है पालरनेस, मतलब पीलापन होता है। तो पीलापन कैसे देखेंगे, हम कहाँ देखेंगे, तो फर्स्ट थिंग, जब स्किन जो कंजक्टाइवा है आई में और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर वहाँ पे पालरनेस दिख रही है तो ये माइल्ड टाइप का एनीमिया है। मॉडरेट में स्किन का कलर अगर पालर है तो उस कंडीशन को मॉडरेट एनीमिया कहा गया। और थर्ड थिंग, स्किन का कलर, कंजक्टाइवा, म्यूकस मेम्ब्रेन और जो पाल्म होते हैं उनमें भी अगर ये दिखाई दे रहा है तो वो कंडीशन जो है वो कंडीशन सीवियर एनीमिया वाली कही गई अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिम्टम्स या क्लिनिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं इटियोलॉजी या कारण। अब कारण मेनली दो हो सकते हैं, या तो डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है या प्रोडक्शन कम हो रहा है। डिस्ट्रक्शन बहुत सारे कारण से हो सकता है कि जैसे हेमरेज या बोन मेरो, जो बोन मेरो वाली कंडीशन है, बोन मेरो में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो सबके अलग अलग टाइप से है। फर्स्ट हम देखेंगे इम्पेयरमेंट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। अब आरबीसी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आरबीसी को जो बनने की प्रोसेस है हीमोपोइसिस या हीमोपोइटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हीमोपोइटिक फैक्टर अगर हीमोपोइटिक फैक्टर में अगर किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है, जैसे न्यूट्रिशन, विटामिन B12, B6 या विटामिन C, इनकी कमी है, तो उस कंडीशन में भी आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसका इम्पेयरमेंट के कारण से जो आरबीसीज की मात्रा है या संख्या है वो कम होगी। दूसरी चीज़, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम हो रहा है। जैसे कुछ कंडीशन है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल वाली कंडीशन है, तो उनके कारण से भी ये कंडीशन बन सकती है। तीसरी चीज़, एंजाइमेटिक डिफेक्ट। एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, उसकी अगर किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है, क्योंकि वो क्या है आरबीसीज के मैच्योर होने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आरबीसी के जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी है, तो उस कंडीशन में भी जो एनीमिया या आरबीसीज की जो संख्या है उनमें कमी आ सकती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है हीमोलाइटिक फैक्टर। हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्लड का आरबीसीज का तेज़ी से टूटना। आरबीसीज किस किस कारण से टूट सकती है, जैसे फर्स्ट थिंग के इन्फेक्शन में जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया के कारण से अगर ये डैमेज हो रही है तो वो कंडीशन भी हो सकती है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ रिएक्शन, जैसे AB या RH इनकम्पेटिबिलिटी है या आइसो इम्यूनाइजेशन है, उस कंडीशन में भी आरबीसी का डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स है, जैसे ड्रग्स में प्राइमाक्यून है, तो वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा पॉइजनिंग
फूड पॉइजनिंग या टॉक्सिक पॉइजनिंग है, उन कंडीशंस में भी आरबीसी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो ये बन सकती है। इसके अलावा कुछ बर्न वाली कंडीशन है, स्किन बर्न हो जाए बच्चे में, तो उस कंडीशन में भी ये बन सकती है। इसके अलावा ब्लड लॉसेस वाली कंडीशंस, ब्लड लॉसेस जैसे कोई एक्सीडेंटल इंजरी होगी, ट्रॉमा हो गया, या इसके अलावा एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन है। इसके अलावा जो कुछ डायरिया डिसेंट्री वाली कंडीशन है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, पाइल्स है, ये कंडीशंस में भी जो है आरबीसीज का लॉसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जैसे बोन मेरो में किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन है, मतलब बोन मेरो में किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी है, या फिर एप्लेसिया है, या नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स है, कैंसर वाली कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके टाइप्स पे। मेनली 3 टाइप का होता है, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, इसके अलावा नॉर्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक सॉरी, और तीसरा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ये जो क्लासिफिकेशन है ये मॉर्फोलॉजिकली है, मतलब सेल्यूलर पार्ट पे। तो सबसे पहले माइक्रोसाइटिक जो है उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या थैलेसीमिया है, उन कंडीशंस के कारण से जो है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जो एनीमिया है वो हो सकता है। इसके अलावा नॉर्मोसाइटिक जो एनीमिया है उसमें क्या होता है कि आयरन जो आरबीसी से उनकी सेल का प्रोडक्शन रुक जाए या हीमोलाइसिस वाली कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। इसके अलावा मैक्रोसाइटिक जो एनीमिया है वो मेगलोब्लास्टिक, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं, वो कंडीशन के कारण से हो सकता है, जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी या ड्रग टॉक्सिसिटी है उनके कारण से। इसके अलावा जो कुछ हीमोलाइसिस वाली कंडीशन से, या लीवर डिजीज़ है, या हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशंस है, उनके कारण भी मैक्रोसाइटिक वाला एनीमिया होता है। अब हम आ जाते हैं इसके साइन एंड सिम्टम पे, या इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनके कारण से। तो हमने सबसे पहले जो क्लिनिकल एरियाज़ है उस पर डिवाइडेशन किया था एनीमिया को पार्लरनेस पे। तो सबसे पहले स्किन और नेल्स में पार्लरनेस दिखती है। इसके अलावा चाइल्ड में वीकनेस रहेगी, वेट लॉस रहेगा, वर्टिगो रहेगा, हेडेक रहेंगे बच्चे में। इसके अलावा जो चाइल्ड है उसमें फटीग रहेगी, सोर थ्रोट, सोर टंग रहेगी, टेकिपनिया टेकिकार्डिया वाली कंडीशन रहेगी। इसके अलावा सीवियर कंडीशन में जो है जॉन्डिस होने के चांसेस बन जाते हैं, हिपेटोमेगली डिसऑर्डर्स बन सकता है। इसके अलावा लिम्फ ग्लैंड जो है वो उनकी साइज़ में एनलार्जमेंट हो जाएगा, ल्यूकेमिया वाली कंडीशन भी हो सकती है। और कुछ इन्फेक्शन जो है, क्योंकि जो आरबीसीज का प्रोडक्शन रुकेगा तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस चाइल्ड में बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसको डायग्नोसिस पे या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। डायग्नोस कैसे करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री लेंगे चाइल्ड की, कि भाई उसकी जो मदर है उसमें किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, या सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वीक तो नहीं है, उसको प्रॉपर्ली जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा। दूसरी चीज़ हम लेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में उसकी स्किन का कलर देखेंगे, स्किन के कलर पाल्म है, स्क्लेरा है, तो उनमें जो है कंजक्टाइवा है, उनमें देखेंगे कि जो कलरनेस है पालरनेस तो नहीं है, क्योंकि जो आरबीसीज है उनका जो पाल्म है उनमें रेडनेस दिखती है, उसमें क्या है इस कंडीशन में पालरनेस दिखेगी। तीसरी चीज़ आ जाती है, हम CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। उसमें आरबीसीज की जो मात्रा है या हीमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मल से कम आएगी। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, या जो है अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI क्यों करवाते हैं, क्योंकि जैसे बोन मेरो है वहाँ की करवाई जाती है, तो वहाँ पे कोई डेफिशिएंसी है या इन्फेक्शन है या लीवर डिसऑर्डर है, तो उन कंडीशंस में भी हमें पता लग जाता है कि किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है, उनके कारण से ये कंडीशन एनीमिया वाली कंडीशन बनी है। अब आ जाते हैं हम मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में सिस्टमेटिकली सबसे पहले हम जो मैनेज करना है उसमें सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट पे आते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे, इससे प्रिवेंशन के लिए मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पे। कुछ न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है,
तो इसमें क्या है कि आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी की ये मेडिकेशन हम जो मेडिकेशन नहीं सॉरी न्यूट्रिशन जो है वो फूड में अवेलेबल कराएंगे, मतलब डाइट प्लान बना के, और चाइल्ड की जो एबनॉर्मल लेवल है उसको नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करने का काम करेंगे। तीसरी चीज़, अगर सीवियर कंडीशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की आवश्यकता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम चाइल्ड का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाएंगे। अगर 7 जो ग्राम पर DL से कम है अगर बच्चे में हीमोग्लोबिन लेवल, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद में अगर पेशेंट अगर बिल्कुल सीवियर कंडीशन में है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो चाइल्ड के पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, चाइल्ड की डाइट के बारे में, चाइल्ड के पर्सनल हाइजीन के बारे में, और इसके अलावा चाइल्ड उसके पेरेंट्स को बताएंगे इसको बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स को ये भी बताना है कि आपके बच्चे को जो है किसी प्रकार की कोई चोट या किसी प्रकार की इंजरीज से प्रिवेंशन करना है, आपको उसके सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताएंगे। इसके अलावा जो चाइल्ड के जो डाइट प्लान है उसके पेरेंट्स को बताएंगे उसके डाइट प्लान के बारे में, और जो पेरेंट्स है उनको डिजीज़ कंडीशन के बारे में कि कौन से टाइप का एनीमिया है और इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, मेडिकेशन कौन सी देनी है किस टाइम पे, वो सारी चीज़ें हम इसको जो चाइल्ड के पेरेंट्स हैं उनको बताएंगे। थैंक यू।